तो हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं जो जो चीज़ें हमने कवर किया है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक्स को समझा यूनिट 4 में। ठीक है, हमने देखा है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज का नेचर क्या है, चार्ज को कैसे हम लोग मूव करा के करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, चार्ज का मूवमेंट। हमें पता है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जान चुके हैं और खासकर हम लोग एनर्जीज के बारे में जान चुके हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो। हमने देखा है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के वजह से ही हम लोग चार्ज का मूवमेंट करा पाते हैं और चार्ज का मूवमेंट पर यूनिट टाइम की इलेक्ट्रिक करंट है और इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग अलग अलग वर्क कराते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल वर्क के अंडर में आता है। पिछले क्लास में, इसके जस्ट प्रीवियस क्लास में जो कॉलेज में हुआ था, वहाँ डिटेल से हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखा था। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए हमने हमेशा की तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमने हेल्प लिया था। ध्यान में है सबको? तो हमेशा की तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हेल्प लेके हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को समझने का प्रयास किया था और हमने देखा था कि कहीं भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी उसी तरह वर्क करता है जिस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क करता है। अंतर यही है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग एक m मास के पार्टिकल को या ब्लॉक को हम लोग मूव कराते थे और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की वजह से वो ब्लॉक मूव करता था। सिमिलरली हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को समझा और हमने देखा कि कहीं भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ही रिस्पांसिबल है चार्ज के मूवमेंट के लिए। ठीक है, हम लोग हमेशा की तरह एक एग्जांपल लेके चलते थे कि सपोज दैट एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल जिसको हम लोग डेटम भी कहते हैं, और हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी GPE 0 है। और हमेशा की तरह हम लोग क्या करते थे, h हाइट पे एक प्लेटफॉर्म लेते थे, तो हमेशा की तरह हम लोग इस तरह लेके चलते थे। हम लोग एज्यूम करते थे कि एक ब्लॉक है m मास का जिसपे हम लोग आके अपने मसल्स की एनर्जी को देते हैं और इसको यहाँ से यहाँ तक मूव कराते हैं जिसकी वजह से वर्क डन होता है। वर्क डन करके जब हम यहाँ इस ब्लॉक को छोड़ते हैं तो यहाँ पे mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और जब यहाँ से प्लेटफॉर्म हम लोग हटा लेते हैं तो वापस ये ब्लॉक गिर के इस पोजीशन पे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टोर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सपोज दैट दिस इज कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2 एंड दिस इज कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1। कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1 पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2 पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh है। तो जब ब्लॉक को यहाँ लाके हमने छोड़ दिया तो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा किया हुआ वर्क डन इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। जैसे इस प्लेटफॉर्म को हटाएंगे तो अब क्या है, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2 से कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1 के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। इस डिफरेंस की वजह से ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। इसी तरह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के केस में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि वहाँ भी एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा जिसकी वजह से चार्ज का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट पिछले क्लासेस में क्लियर हो चुका था। हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करें, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन को लिखा चुके थे या बाकी है? यस, लिखा दिए थे। ओके, ठीक है, कोई बताइए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन जो क्लास अटेंड की हो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी? हां, they define change in potential energy of the system as negative of the work done by the electric forces as the configuration of the system changes. ओके, ठीक है, एक और डेफिनेशन लिखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का, एक और डेफिनेशन लिखिए, टॉपिक दे दीजिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। लिख लीजिए इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट एनी पॉइंट। सपोज दैट मान लो कोई भी पॉइंट हम लोग ले रहे हैं और इस पॉइंट का नाम दे दिए A, ठीक है, इसी के बारे में कहा जा रहा है। इस पॉइंट पे सपोज दैट कोई चार्ज को हमने रख दिया, ये जो पॉइंट है सपोज दैट ये Q चार्ज है, स्पेस में इस पॉइंट का नाम हमने A दे दिया है, इसी के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? वही चीज है,
तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट पॉइंट ए इज इक्वल टू द वर्क डन, या ऐसे कर दो द नेगेटिव ऑफ वर्क डन। एक्चुअली नेगेटिव साइन हम लोग लेके चलते हैं, जो बता चुके हैं आपको पहले। क्यों नेगेटिव साइन हम लोग लेके चलते हैं? एनीवन? क्योंकि सिस्टम ऑब्जेक्ट पे वर्क किया। यस, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सिस्टम पे किया हुआ वर्क हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, और सिस्टम ने जो खुद से वर्क किया उसको हम लोग नेगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। चाहो तो नेगेटिव टर्म हटा दो, ठीक है, नेगेटिव टर्म हटा दो तो हम लोग कहेंगे वर्क डन जो बाहर से हुआ एक्सटर्नल, और अगर नेगेटिव टर्म देंगे तो हम लोग कहेंगे कि सिस्टम ने जो वर्क किया। तो नेगेटिव चलो हटा ही दो, हम लोग दूसरा डेफिनेशन लिख रहे हैं। पिछले वाले डेफिनेशन में हम लोग नेगेटिव लिख चुके हैं, इसलिए दूसरे वाले डेफिनेशन में नेगेटिव हटा दीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी of a charge at any point is equal to the work done in bringing the charge, work done in bringing the charge, bring मतलब लाना, bringing the charge, in bringing the charge from the reference point। ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट हम लोग कौन सा लेके चलते थे चार्ज के डेफिनेशन में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन में? पिछले क्लास में बताया था मैंने, इंफिनिटी। यस, तो रेफरेंस पॉइंट के ब्रैकेट में इंफिनिटी लिख लीजिए। रेफरेंस पॉइंट के बाद ब्रैकेट में इंफिनिटी, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट ब्रैकेट में इंफिनिटी to that point in an electric field, in an electric field। समझ में आया ये? जिन लोगों ने पिछला क्लास अटेंड किया था उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने पिछला क्लास अटेंड किया था उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, वहां हमने क्या बताया था? ये सारी चीजें कहां हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, जिस तरह वहां जो हम लोग देखते थे, यहां सारी चीजें कहां हो रही थी? ये सारी चीजें कहां हो रही थी? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ना। ये सारा सेटअप कहां है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ना। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रेफरेंस पॉइंट से यहां तक लाने में जो एनर्जी हमने खर्च किया या जो वर्क हमने किया, वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यहाँ स्टोर होता है। ठीक है, इसीलिए आपके अंडरस्टैंडिंग को इजी बनाने के लिए हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड का और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को समझाने के लिए। तो यहाँ अगर गौर से देखो तो यहाँ अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर 0 पॉइंट से यहाँ तक हम लोग ब्लॉक को मूव कराते थे। कैसे? तो एक्सटर्नल वर्क करके। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम है ना ब्लॉक का और ये प्लेटफॉर्म का और ये अर्थ का, इस सिस्टम से बाहर से आके मैं वर्क कर रहा हूँ, यानी मैं एक्सटर्नल वर्क कर रहा हूँ। मैं अपने मसल्स से एनर्जी दे के इसको उठा रहा हूँ, और मैंने एक फोर्स लगाया, फोर्स इनटू ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स मैंने कितना लगाया? तो जाहिर है मैंने इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है यहाँ पे? तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ mg होता है। mg के अगेंस्ट मैंने फोर्स लगाया, तो मैंने भी mg के इक्विवेलेंट फोर्स लगाया और h से मैंने डिस्प्लेस किया। तो आपका वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड हियर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फोर्स मैंने लगाया, h डिस्टेंस से मैंने डिस्प्लेस किया, यानी मैंने इतना वर्क किया, और मैंने वर्क करके यहाँ छोड़ा। तो मेरा किया हुआ वर्क डन यहाँ की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यहाँ पे अपीयर हुआ इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ हुई? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। उसी तरह सिमिलर एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इंफिनिटी एक पॉइंट है, उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। और इंफिनिटी क्यों? ये मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में।
इन्फिनिटी को ही रेफरेंस पॉइंट क्यों लेते हैं हम लोग? क्योंकि चार्ज अभी जब प्रेजेंट होता है और इंफिनिटी जो होता है वहाँ पे एज्यूम किया जाता है कि वहाँ पे चार्ज ना हो। तो होता क्या है ना कि कहीं भी हमें रेफरेंस पॉइंट लेना है तो ऐसा रेफरेंस पॉइंट लेंगे जहां की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग जानबूझ के इन्फिनिटी लेते हैं क्योंकि हमें एक जीरो लेके चलना है, जीरो से कंपेयर करना है। जिस तरह यहाँ क्या था, तो हमेशा की तरह अगर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से कंपेयर करके चले तो यहाँ भी क्या था, एक जीरो पॉइंट हम लोग लेके चलते थे, एज्यूम कर लेते थे कि यहाँ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और इसके रेस्पेक्ट में हम लोग वर्क डन को निकालते थे। उसी तरह यहाँ भी हमें जीरो पॉइंट एज्यूम करके चलना होगा। लेकिन होता क्या है कि इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में हर जगह हर चीजें एटम से बनी है। अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें तो मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल से अल्टीमेटली एटम से बना है। एटम्स के अंदर चार्जेस हैं, यानी किसी भी जगह को हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि वहां पे कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि कहीं भी अगर एक भी चार्ज अवेलेबल होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगा। हमें एक ऐसा जगह चाहिए जहां पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। तो एक चीजें हम लोग अपनी कल्पना से इन्फिनिटी को एज्यूम कर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि इन्फिनिटी एक ऐसा प्लेस है, इन्फिनिटी एक ऐसी जगह है जहां कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। और जाहिर है जहां कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं होगा वहां कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, वहां कोई भी कूलम फोर्स नहीं होगा, वहां कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इन्फिनिटी एज्यूम कर लिया, एक पॉइंट हमने ले लिया कि इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। और कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है इसका क्लियर मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। यानी जाहिर है इस पॉइंट का जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया, जो हमने रेफरेंस लिया, और रेफरेंस हमने कहां लिया, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब यहाँ से एक चार्ज को, ये जो चार्ज क्यू है, यहाँ से इस चार्ज को हम मूव करा के यहाँ तक लाएंगे, इस पॉइंट तक लाने में जो हमने वर्क डन किया वही इस पॉइंट की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। क्लियर? ओके, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और इसी अंडरस्टैंडिंग को इजी बनाने के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग हेल्प लेके चलते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब होता क्या है ना कि ग्रेविटी में और ग्रेविटेशनल फील्ड्स के एनालिसिस में सिर्फ हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से ही सारा एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमें और भी ज्यादा एक्यूरेट एनालिसिस करने की जरूरत होती है। एक्यूरेट एनालिसिस क्यों करेंगे, इस कांसेप्ट को बहुत ध्यान से समझो। होता क्या है कि आप सबने देखा होगा कि फोर्स का एनालिसिस हम लोग हर जगह करते हैं, खासकर मैकेनिक्स में, खासकर काइनेमेटिक्स में। तो होता क्या है ना, हमें अब ध्यान से समझो चीजों को, हमें ज्यादा एक्यूरेट क्वांटिटी की जरूरत है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग बहुत एक्यूरेट एनालिसिस को करते हैं। मतलब समझो, ग्रेविटेशनल फील्ड्स के अंदर हमने क्या किया, इन दोनों की सिमिलरिटीज को हमने लेके चला। क्यों? क्योंकि हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर बना के चलना है। तो हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हर कांसेप्ट को समझने के लिए हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सहारा लिया, यानी दोनों के बीच में हमने सिमिलरिटी को देखा। अब होता क्या है ना कि ग्रेविटेशनल फील्ड से जुड़ी हुई सारे एनालिसिस को, चाहे वो मैकेनिक्स में हो चाहे वो फिजिक्स में हो, सारे एनालिसिस को करने के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं, वो सफिशिएंट होता है। यहाँ भी चाहते तो हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के एनालिसिस से सब कुछ कर सकते थे, लेकिन यहाँ हमें ज्यादा एक्यूरेट क्वांटिटी को लेके चलना होता है। अब ज्यादा एक्यूरेट का मतलब समझो, होता क्या है, आप सबने देखा होगा फोर्स, आप सबने समझा होगा फोर्स को, आपने सबने डेफिनेशन समझा होगा फोर्स का, आप सबने समझा होगा कि फोर्स को कैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सबको पता है कि फोर्स हम लोग लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी पार्टिकल पे, और अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से हम लोग उसको डिस्प्लेस करा देते हैं तो उस एक्सटर्नल फोर्स और उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से वहां पे वर्क डन होगा, और वर्क डन से ही जुड़ी हुई एनर्जी और सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। लेकिन होता क्या है ना कि आप सबने देखा होगा कि फोर्स का एनालिसिस हम लोग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं हमारे लिए फोर्स को भी बहुत डिटेल से देखना पड़ता है, फोर्स में भी एक्यूरेसी को खोजना पड़ता है, और इस काम को करने के लिए हमने एक नई क्वांटिटी को डिफाइन किया, दैट इज प्रेशर। और प्रेशर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एज्यूम करो, सपोज दैट एक फोर्स लगा रहे हैं हम किसी डायरेक्शन में, सपोज दैट जमीन है और यहाँ पे मिट्टी है, बहुत सॉफ्ट मिट्टी है, ठीक है। इमेजिन करो a kind of soft soil is there, ठीक है। यहाँ पे सपोज दैट एक मिट्टी का सैंपल हमने लिया इस ब्लॉक के रूप में, जो कि बहुत सॉफ्ट मिट्टी है।
सपोज दैट यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इतने चौड़े इतने बड़े विड्थ के लकड़ी से, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये वुडन मटेरियल है जो कि बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा चौड़ा है। इससे हम लोग यहाँ पे सॉइल पे सटा के डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं। क्या ये पेनिट्रेट कर पाएगा? एक छोटा फोर्स अगर हम लोग लगाएं, क्या ये पेनिट्रेट कर पाएगा मिट्टी के सरफेस को? नो सर, नहीं कर पाएगा ना। एक छोटा फोर्स हम लोग लगाएंगे, बहुत वीक फोर्स लगाएंगे, और ये लकड़ी पे से लगा रहे हैं, ये लकड़ी बहुत चौड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत चौड़ा। ये पेनिट्रेट कर पाएगा सॉफ्ट सॉइल को? उसके अंदर घुस पाएगा? नो सर, नहीं घुस पाएगा, ठीक है। अब इसी फोर्स को, ये जो लगाने वाला जो आइटम हमारे पास है, लगाने वाला मटेरियल है, इसको हम लोग हटा दें, ठीक है, और यहीं पे एक ऐसा मटेरियल हम लोग लें जो कि इतना चौड़ा हो, ठीक है। इसकी जगह इसको यहां रखें और तब उतना ही फोर्स लगाएं, शायद ये पेनिट्रेट कर जाए। यस सर, दोनों में सेम फोर्सेस है, यस सर, ठीक है। चीजों को समझना, दोनों में सेम फोर्सेस है, इसमें भी उतना ही फोर्स, इसमें भी उतना ही फोर्स, ठीक है। थर्ड एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। एक और वुडन मटेरियल हम लोग लाएंगे जो इस तरह से पॉइंटेड है, यानी सरफेस एरिया यहां मिनिमम हो गया। देखो इसका सरफेस एरिया अभी मैक्सिमम है, इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा कम है उससे। सपोज दैट दिस मटेरियल इज, मान लो इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। ये जो वुडन मटेरियल था ये A है, ये जो वुडन मटेरियल है ये B है, ये जो वुडन मटेरियल है वो C है, ठीक है। A का सरफेस एरिया लार्जर है, ठीक है। मान लो एरिया ऑफ A, एरिया ऑफ A डेफिनेटली बहुत बड़ा है किससे? एरिया ऑफ B से, ठीक है। और उससे भी छोटा स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया हमने यहां लिया है, तो एरिया ऑफ C जो है सबसे छोटा है। फोर्स हम लोग सब में सेम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखो एरिया मिनिमम हो गया ना, क्योंकि ये सरफेस ही रिस्पांसिबल है जो सॉइल से जाकर टकराएगा, ये छोटा सा सरफेस, ये पॉइंट, तो ये यहाँ पे एरिया क्या है? मिनिमम है, ठीक है। तो अब देखो तो सेम फोर्स लगाने पे सबसे आसानी से सॉइल में कौन सा मटेरियल धंस जाएगा? सी ना? क्यों? क्योंकि यहाँ का एरिया जो है, एरिया ऑफ सी इज मिनिमम, ठीक है। और सबसे मुश्किल से कौन अंदर जाएगा सॉइल में? क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ए इज मैक्सिमम, एरिया उसका मैक्सिमम है, ठीक है। ज्यादा है, तो इसीलिए प्रेशर को हम लोग ज्यादा एक्यूरेट क्वांटिटी लेके चलते हैं किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी फेनोमेनन को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी फेनोमेनन को समझाने के लिए। क्योंकि यहाँ देखो सेम फोर्स हमने अप्लाई किया, लेकिन हमारा वर्क में अंतर आ रहा है, हमारे किए हुए वर्क डन में अंतर आ रहा है, ठीक है। और किसकी वजह से अंतर आ रहा है? तो डेफिनेटली इस एरिया की वजह से। तो हम लोग जानते हैं, फिजिक्स में हम लोग इस क्वांटिटीज को पढ़ चुके हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब डेफिनेटली एरिया जितना स्मॉलर होगा आपका प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा फॉर द सेम अप्लाइड फोर्स। अगर हर जगह बराबर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो प्रेशर ज्यादा एक्यूरेट क्वांटिटी है ना। अगर हमें अपने एनालिसिस को बेटर बनाना है, हमें अपने अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा क्लियर करना है, हमें चीजों को अच्छे से समझना है, हमें फेनोमेनन के अंडरस्टैंडिंग को समझना है, हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फिजिक्स के वर्क को अगर अच्छे से समझना है, तो जाहिर है हम लोग यहाँ समझेंगे कि फोर्स से ज्यादा बेटर एक्यूरेट एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं अगर हमें प्रेशर का कांसेप्ट पता हो। गॉट दैट? यस सर, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। इसी तरह वहां हमने पोटेंशियल एनर्जी को समझा। ग्रेविटेशन के केस में, ग्रेविटेशनल फील्ड्स के केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के एनालिसिस से काम चल जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमें और ज्यादा एक्यूरेसी पे जाना है। जिस तरह यहाँ फोर्स से ज्यादा एक्यूरेट, अगर हमें अपने अंडरस्टैंडिंग को सही बनाना है तो फोर्स से ज्यादा बेटर होगा कि हम प्रेशर को समझ के चलें। उसी तरह यहाँ भी हम लोग देखेंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से भी बेटर कुछ एनालिसिस चाहिए, उससे भी बेटर कुछ क्वांटिटीज चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, हमने देख लिया कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अपने कॉन्फ़िगरेशन की वजह से किसी वर्क को करने की क्षमता,
एनर्जी क्या है पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो द कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ जो है ना कैपेसिटी टू डू वर्क तो है, एनर्जी तो है, लेकिन अब समझना है इन चीजों को। अब आते हैं फिर से वापस ग्रेविटेशनल फील्ड के एग्जांपल पे। यहाँ देखो, यहाँ तो हमने समझ लिया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है इसमें 0.2 से 0.1 के बीच में, जिसके वजह से ये ब्लॉक वापस यहाँ से गिरता है। अगर इस प्लेटफॉर्म को हटा दें तो गिर के यहाँ ग्राउंड पे आ जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन 2 से कॉन्फ़िगरेशन 1 के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। लेकिन ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ये डिपेंड करेगा हमारे मास पे। मतलब समझो इसको, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर ये ब्लॉक है m मास का तो कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुई यहाँ की, mgh। अगर मान लो एक और ब्लॉक हमने रख दिया यहाँ पे, या हमने बड़ा ब्लॉक रख दिया जिसका मास 2m है, अब इसी पॉइंट पे इस पे कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ देखो एग्जांपल में अगर m मास का एक ब्लॉक है और अगर हम बड़ा ब्लॉक ले लें 2m मास का, दोनों सेम पोजीशन पे है, दोनों h हाइट पे है, दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे है, तो देखो दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में अंतर आ गया ना। कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, दोनों के पोटेंशियल एनर्जी में अंतर आ गया। एक की पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, दूसरी की पोटेंशियल एनर्जी एक की 2 mgh। यस 2 mgh 2 mgh। ओके, इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी पोजीशन पे, पॉइंट नंबर 2 पे एक कितना फोर्स फील करेगा, पहला वाला mgh। फोर्स कितना फील करेगा, फोर्स आई एम आस्किंग अबाउट फोर्स, ये कितना फोर्स फील करेगा, 2 mg फोर्स डाउनवर्ड फील करेगा ना। 2 mgh फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, अच्छा Yes, तो sir. हियर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहला वाला जो ब्लॉक है ना, इसी कॉन्फ़िगरेशन पे सेम पॉइंट पे mg फोर्स फील कर रहा है, और दूसरा वाला कितना फील कर रहा है, 2 mgh 2 mg फील कर रहा है ना फोर्स। तो होता क्या है कि सेम कॉन्फ़िगरेशन पे मास कितना है वो डिसाइड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट को कितनी पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है, उस ऑब्जेक्ट ने कितना फोर्स फील किया है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं हमें पोटेंशियल एनर्जी और मास दोनों का एनालिसिस लेके चलना होगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक हमने देख लिया कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को यहाँ तक ले जाने में जो हमने वर्क किया वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में अपीयर होगा, और हम लोग उसको U से इंडिकेट करते थे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी UA होगा। लेकिन अगर चार्ज बढ़ जाए तो इस पॉइंट से यहाँ तक लाने पे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगा, और ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो भी बढ़ जाएगा। तो जिस तरह हम लोग फोर्स के केस में, प्रेशर के केस में हम लोग लेके चलते थे कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ भी एक क्वांटिटी को हम लोग लेके चलेंगे और हम लोग उसका नाम देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, यानी VA इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। समझ में आ रहा है? जिस तरह फोर्स के कांसेप्ट में हम लोग प्रेशर को डिफाइन करते थे और हम लोग फोर्स पर यूनिट एरिया लेके ज्यादा एक्यूरेट एनालिसिस की तरफ मूव करते थे, उसी तरह यहाँ पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज लेके चले तो एक नई क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये ज्यादा एक्यूरेट एनालिसिस हमें बताता है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पे कितने चार्ज को मूव कर पाने की क्षमता है यहाँ पे, वो इससे क्लियर हो पाता है। गॉट दैट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एनालिसिस में एक नई क्वांटिटी को हमने डिजाइन किया, एक नई क्वांटिटी को हमने डिवाइस किया, जिसका नाम हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रखा। अब हमेशा ध्यान में रखना है कि दोनों में अंतर है, इन चीजों को हमेशा हम लोग लेके चलेंगे। मींस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज अ डिफरेंट क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ डिफरेंट क्वांटिटी। समझ में आ रहा है?